नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। अपने गियर को पकड़ो क्योंकि हम 2023 ब्राजीलियाई ग्रां प्री के दिलचस्प कार्रवाई में डूबने जा रहे हैं। अविरोधी मैक्स वर्स्टापेन ने चेकर्ड झंडा लहराते हुए सत्र की 17वीं जीत हासिल की, जिससे वह फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे प्रभावशाली सीजन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वर्स्टापेन पहले ही सत्र के महाराजा घोषित लंदनो नोरिस के साथ एक लाल झंडा वाले रेस और एक गर्म मुकाबले के बावजूद अपनी पोल पोजीशन से अपनी अगुवाई बनाए रखा। इसी बीच एक मोहक फोटो फिनिश में फर्नांडो अलोंसो ने तीसरे स्थान को पाया, सर्जियो पेरेज से बस आधा 10वां सेकंड आगे। तो रेसर्स अपनी सीट बेल्ट बंध लो, सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है और 2 रेस बाकी हैं। वर्स्टापेन को फॉर्मूला 1 के इतिहास में अपनी प्राधिकरण को और दृढ़ता से स्थापित करने के लिए पोडियम की ओर दृष्टि है। काफी जीत का दौर, क्या आप सहमत हैं? नमस्ते दोस्तों, अगर आप अभी तक इसे समझ नहीं पाए हैं तो यह आपका होस्ट है एंजो माइक्रोफोन पर, और यहाँ है आपके सह ड्राइवर विलियम टर्नर। हम यहाँ आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया में एक जंगली सवारी पर ले जाने के लिए हैं। हमारे दैनिक पॉडकास्ट F1 के लिए जज्बा, सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे साथ तेज रफ्तार में रह सकें। तो सभी लोग बेल्ट बंध लें क्योंकि हम पूरी गति से चल रहे हैं। अब चलिए फॉर्मूला 1 की हल्की ओर को एक पल के लिए महसूस करें, हमें नहीं क्या। कॉकपिट कैरो के रेडियो तारों पर धमाल मचा रहा है। ओह, हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, क्या नहीं? जेनसन बटन ने क्वीन के वी आर द चैंपियंस के यादगार अदाकारी को याद कराया, या कार्लोस साइंज जूनियर ने साडे के स्मूथ ऑपरेटर का पहचानी कवर किया। और हम लैंडो नॉरिस के प्रसिद्ध फ्राइडे रेडियो चेक को भूलने की बात नहीं कर सकते। लेकिन ब्राजीलियाई ग्रां प्री ने हमें प्लेलिस्ट में एक नया गाना दिया, टॉम जोन्स का ग्रीन ग्रास ऑफ होम, जिसे केवल हमारे चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने कवर किया। ऐसा लगता है कि जब आप सबसे प्रभावशाली विश्व चैंपियन होते हैं तो आप वास्तव में जो चाहें वही गा सकते हैं। लेकिन चलिए ट्रैक पर हुए कार्रवाई पर वापस आते हैं। रेस शुरू होने से पहले ही लेक्लेर्क को आपदा ने मार दिया, जिससे वर्स्टापेन और रेड बुल को सीधे फायदा मिल गया। लेकिन रेड बुल टीम विजय के अनजान नहीं थे। उन्होंने पहले ही ब्राजील में पैर रखने से 3 ग्रां प्री पहले ही 2023 चैंपियनशिप शीर्षक जीत लिया था। ऑटोड्रोमो जोसे कार्लोस पेस एक कोर्स था जिस पर रेड बुल ने पिछले 9 सालों में केवल एक बार जीत हासिल की थी। वर्स्टापेन के धन्यवाद, जो बीते साल 990 में जीत चुके थे। लेकिन इस साल दूसरा जोड़ने का समय आ गया था। वर्स्टापेन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी जब शुक्रवार को उन्होंने अपनी 11वीं पोल पोजीशन सुनिश्चित की। साथ ही साओ पाउलो की बारिश ने क्वालिफाइंग को पहले ही अवकाशित कर दिया। चार्ल्स लेक्लेर्क ने उसके साथ फ्रंट रो स्टार्ट कमाई थी, लेकिन भाग्य की चक्कर ने उनके पीछे लैंस स्ट्रोल और फर्नांडो अलोंसो की 2 एस्टन मार्टिन को देखा, जो बार बार परेशान दोस्त जोड़ी के लिए फॉर्म की वापसी की निशानी थी। जीत के बावजूद रेड बुल टीम को शनिवार के स्प्रिंट रेस से 2 महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। न केवल वर्स्टापेन ने सॉफ्ट टायर्स को 24 चक्रों तक टिकाए रख सकते थे, बल्कि मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस उनके पीछे गर्म थे, जो पोल विजेता की गति को उसी कंपाउंड पर मिलाते थे। क्या रेस थी, है ना? आगे बढ़ते हुए रविवार के ग्रां प्री में वर्स्टापेन को नॉरिस की ओर से कम चिंता थी, जो 6ठे स्थान से प्रारंभ कर रहे थे। जबकि फील्ड फॉर्मेशन लैप पर उड़ान भर रही थी, तब एक को छोड़कर सभी के पास सॉफ्ट टायर्स थे, जबकि बाहरी तालिका में लोगन सार्जेंट थे, जो उद्घाटन के लिए 9वें स्थान पर थे और मीडियम टायर्स का चयन कर रहे थे। एक रोचक टायर स्ट्रैटेजी का खेल, क्या आपको लगता है? लेक्लेर्क और स्ट्रोल दोनों ने ग्रिड के लिए अपने नए सॉफ्ट टायर्स लगाए, जिससे वर्स्टापेन को सेना एसएस की स्प्रिंट के लिए थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मूला 1 में कुछ भी पूरी तरह से पूर्वानुमानित नहीं होता है।
यहाँ वाकई नाटक खुलता है। जब फॉर्मेशन लैब के दौरान वर्स्टापेन दल का मुख्य इंजीनियर जियानपिएरो लाम्बियासे ने एक दुर्लभ हस्तक्षेप किया। उन्होंने वर्स्टापेन को 7वें टर्न पर पीले झंडे की चेतावनी दी। वर्स्टापेन ने जल्दी ही कारण का पता लगाया, एक फेरारी दीवार में थी। इलेक्ट्रॉनिक खराबी के कारण लेक्लेर्क ने अपनी कार के नियंत्रण को चोरी कर दिया था, जिससे उन्हें रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिया गया। आप ऐसी कहानियां तो नहीं बना सकते, है ना? लेक्लेर्क के बाहर हो जाने से वर्स्टापेन को ग्रिड पर अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी स्ट्रोल के मुकाबले 16 मीटर की अग्रिम शुरुआत मिल गई। जब लाइट्स बंद हुए तब रेड बुल कार आगे बढ़ गई। उसने खुद और बाकी दल के बीच एक स्पष्ट अंतर छोड़ दिया। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। हैमिल्टन ने दूसरी पंक्ति की एस्टन मार्टिन के आउटसाइड में बहुत हिम्मत वाली चाल मारी, जबकि नॉरिस की शुरुआत भी बेहतर थी, जिससे उन्हें अलोंसो के पास अंदर से आगे बढ़ने की अनुमति मिली। रेस की शुरुआत में कितना उत्तेजक है। अब आइए उन नेताओं के पीछे हुए हाहाकार की चर्चा करें। केविन मैग्नुसेन, निको हुल्केनबर्ग और अलेक्जेंडर अल्बॉन खुद को एक तंग जगह में पाए। जब वे ब्रेकिंग जोन के पास पहुंचे तो मैग्नुसेन ऐसा लग रहा था कि वह दाहिने ओर फिसल रहा है, जबकि उन्हें आसन्न संघर्ष की जानकारी नहीं थी। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिसमें अल्बॉन और मैग्नुसेन टायर वॉल में स्किड हो गए। हुल्केनबर्ग को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, ओह ब्लाइमी, मुझे फिर सैंडविच बनाया गया। जब धूल अंततः बैठ गई तो सेफ्टी कार तैनात की गई और वर्स्टापेन नॉरिस के आगे आगे चल रहे थे, जो दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए इम्प्रेसिव तरीके से 4 जगहें ऊपर चढ़ गए थे। हैमिल्टन तीसरे स्थान पर थे, जबकि अलोंसो और स्ट्रोल के 2 एस्टन मार्टिन के आगे थे। लेकिन एक मोमेंट रुकिए, क्या हुल्केनबर्ग वास्तव में दुर्घटना के बाद ओह ब्लाइमी, मुझे फिर सैंडविच बनाया गया चिल्लाए थे? यह थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं तुरंत हमारे रिपोर्टर विक्टोरिया पार्कर से संपर्क करके इसे सत्यापित करने के लिए कॉल करता हूं। नमस्ते विक्टोरिया पार्कर, आशा है आप ठीक हैं। मैं रेस के बारे में चर्चा कर रहा हूं और मैंने एक विवरण पर खुद को संदेह में पाया है। क्या निको हुल्केनबर्ग वास्तव में दुर्घटना के बाद ओह ब्लाइमी, मुझे फिर सैंडविच बनाया गया चिल्लाए थे? मैं समझता हूं। ठीक है, फिर इसे स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद विक्टोरिया पार्कर। जल्द ही बात करेंगे। अब कॉल कटा रहा हूं। अच्छा, यह तो पता चला कि हुल्केनबर्ग ने वास्तव में कहा था, अरे भगवान, मुझे फिर सैंडविच बना दिया गया। विक्टोरिया पार्कर पर भरोसा करें, उनके पास सटीक विवरण होते हैं। मैं एक पल के लिए संदेह में था। जब रेस फिर से शुरू हुई, नॉरिस एक पूरी तरह से नए सॉफ्ट टायर्स के साथ एकमात्र फ्रंट रनर थे। हालांकि वर्स्टापेन हमेशा की तरह एक और बेहतरीन स्टार्ट करते हैं। हैमिल्टन की तुलना में अच्छी शुरुआत न होने के बावजूद नॉरिस अंदरी रेसलाइन के फायदे के साथ दूसरे स्थान पर बने रहे। वहीं अलोंसो ने शानदार रेसिंग का प्रदर्शन किया, हैमिल्टन को छिपकर तीसरे स्थान पर पहुंचे। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या आप अंदरी रेसलाइन के फायदे पर विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल। रेसिंग में अंदरी रेसलाइन होने का मतलब है कि आप कॉर्नर के एपेक्स के करीब होते हैं, जो कि सबसे अंदरी बिंदु होता है। यह स्थिति ड्राइवर को कॉर्नर के चारों ओर सबसे छोटा मार्ग लेने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें अपने प्रतियोगियों के मुकाबले एक फायदा होता है। यह बेहतर रक्षात्मक ड्राइविंग को भी संभव बनाता है, क्योंकि बाहरी ओर से ओवरटेक करना विपक्षी के लिए कठिन होता है। आगे बढ़ते हुए वर्स्टापेन के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद उन्हें दूसरे स्थान को बनाए रखने के लिए जो सेकंड की आवश्यकता थी, वह नहीं बना सके। जब लैप 6 पर DRS सक्रिय हुआ, नॉरिस ने मेहनत की और नेता के पास संभवतः सबसे करीब पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। लैप 7 की शुरुआत तक नॉरिस केवल 3 सेकंड के पीछे थे। और आपने जिस DRS का उल्लेख किया है, वह क्या है?
DRS का मतलब होता है ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। यह फॉर्मूला 1 में एक सुविधा है जो ड्राइवर्स को अपने पिछले पंख के कोण को समायोजित करने की अनुमति देती है ताकि वायुगतिकीय ड्रैग को कम किया जा सके, जिससे सीधी रेखा की गति बढ़ती है। इसे केवल ट्रैक पर निश्चित क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है जब एक ड्राइवर पिछले कार से 1 सेकंड के भीतर होता है, जिससे यह ओवरटेक के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। रेस में एक रोमांचक लम्हा था जब वेरस्टापेन और नॉरिस कोने में साइड बाय साइड गए, जहां वेरस्टापेन ने बस नॉरिस को रोकने में सफलता प्राप्त की। नॉरिस ने बाद में बताया कि उन्हें यह लगा कि यह उनका सबसे अच्छा मौका है ओवरटेक करने का। उन्होंने अपनी सभी बैटरी का उपयोग किया और अपना DRS खोला, जिसके कारण उन्हें वेरस्टापेन को बहुत तेजी से पकड़ना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा लगता है इस मौके पर वेरस्टापेन उसे रोकने में सक्षम रहे। यह फॉर्मूला 1 से उम्मीद की जाने वाली नखरनक उत्साह की एक और मिसाल है। क्या आप सहमत हैं? रेस जारी रहते हुए वेरस्टापेन ने नॉरिस से सुरक्षित दूरी बनाने में अपनी माहिरी दिखाई। इसी बीच हैमिल्टन ने अलोंसो के साथ कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें पेरेज ने भी पीछे छोड़ दिया, पहले 5वीं जगह और फिर 4थी जगह खो देते हुए। हैमिल्टन की मध्यम टायरों पर गति पहले स्टिंट में से थोड़ी बेहतर थी और वह पेरेज को ओवरटेक करने से रोक नहीं सके। इसी बीच तीनों लीडर वेरस्टापेन, नॉरिस और अलोंसो पिट स्टॉप करने से पहले ट्रैक पर और लंबे समय तक रहे। क्षमा करें, लेकिन उन्हें पिट स्टॉप क्यों करने की जरूरत होती है? क्या वे सीधे चलते रह सकते हैं? क्या आप मेरे मजाक उड़ा रहे हैं? मेरा मतलब है, आपको तो पता है कि गाड़ियां जादुई मशीनें नहीं हैं जो बिना ईंधन भरे या टायर बदले बिना अनंत दौड़ती रह सकती हैं, सही? मुझे यह पता है, लेकिन हमारे पास ऐसे सुनने वाले लोग भी हो सकते हैं जो फॉर्मूला 1 में नए हैं और उन्हें यह जानकारी उपयोगी लग सकती है। अच्छा, मुझे लगता है हमें यह जोखिम नहीं लेना चाहिए कि हमारे सुनने वाले बोर हो जाएं और अब चैनल बदल दें। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना। हमें यह लगे आसान भी हो सकता है, लेकिन इसकी जानकारी किसी न किसी के लिए फिर भी रुचिकर हो सकती है। कहीं न कहीं किसी के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक कहा। तो जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, पिट स्टॉप एक रणनीतिक भाग होता है जहां टीमें टायर बदलती हैं और कार में आवश्यक समायोजन करती हैं। पिट स्टॉप का हिस्सा पहले तक ईंधन भराना भी था, लेकिन सुरक्षा कारणों से 2010 से यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन पिट स्टॉप के समय और क्रियान्वयन के बीच का समय और कार्यान्वयन रेस जीतने और हारने के बीच अंतर बना सकता है। रेस के साथ आगे बढ़ते हुए मर्सिडीज ने रणनीतिक फैसला लिया कि लैप 18 के अंत में हैमिल्टन को मध्यम टायर पर पिट कराएं और एक लैप बाद रसेल को भी पिट कराया गया। ताजगी वाले टायरों के बावजूद हैमिल्टन अपनी गति के साथ अभी भी संघर्ष कर रहे थे। इससे रसेल ने टीम रेडियो के माध्यम से अपने नाराजगी को व्यक्त किया, कहते हुए कि वह हैमिल्टन के पीछे फंसे हुए होते हुए टायर जला रहा था। रेस की प्रगति के साथ मर्सिडीज द्वय की गति की कमी जारी रही, जहां रसेल को तो पियर गास्ली के आल्पाइन ने भी पीछे छोड़ दिया। मर्सिडीज ने रणनीतिक फैसला लिया कि लैप 45 पर रसेल को सॉफ्ट टायर पर वापस लाने के लिए पिट कराएं और एक लैप बाद हैमिल्टन के लिए भी यही किया। लेकिन मध्यम टायर का उपयोग करने के बाद वे फिर से सॉफ्ट टायर पर क्यों लौटना चाहेंगे? यह सब रणनीति और रेस की स्थितियों के अनुकूलन के बारे में है। आप देखें, सॉफ्ट टायर जो तेजी से पुराने हो जाते हैं, बेहतर ग्रिप प्रदान करते हैं और इसलिए अधिक गति प्रदान करते हैं। यदि टीम ने देखा कि मध्यम टायर उम्मीद के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो वे प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सॉफ्ट टायर पर वापस लौटने का निर्णय ले सकते हैं। इसी बीच सबसे आगे वेरस्टापेन ने नॉरिस के सामने अपनी प्रमुखता को स्थिर रखा। हालांकि तीसरे स्थान पर अलोंसो आगे की जोड़ी के साथ कदम नहीं रख सके और धीरे धीरे पीरेज की ओर खिसक रहे थे।
तो गेंदबाज रेस के दौरान अपनी स्थिति और उनके पीछे कौन है, इसका पता कैसे लगाते हैं? रेस के दौरान ड्राइवर्स की टीम के साथ रेडियो संचार होता है, जो उन्हें उनकी स्थिति, सामने और पीछे की कार के बीच की दूरी, टायर की स्थिति और अधिक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उनकी कार पर भी कई दर्पण होते हैं जिनसे वे देख सकते हैं कि कौन उनके पीछे है। हालांकि ध्यान दें कि दृश्य बहुत सीमित होता है। आगे बढ़ते हुए वेरस्टापेन ने एक अद्वितीय कारनामा हासिल किया जब उन्होंने 2023 में एक ग्रां प्री के मुख्य दौर में अपने 900वें चक्र को पूरा किया, जिससे उन्होंने तीसरे विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सीजन को चिह्नित किया। जब वेरस्टापेन पिट करने गए थे, तब नॉरिस ने थोड़ी देर के लिए प्रमुखता हासिल की थी, लेकिन उन्हें भी पिट करना पड़ा, जिससे प्रमुखता फिर से वेरस्टापेन को सौंपी गई। रुकिए, वे पिट करने का निर्णय कैसे लेते हैं? पिट स्टॉप रेस की रणनीति का अभिन्न हिस्सा होते हैं। टीमें टायर की घिसाई, ईंधन के स्तर और रेस की स्थिति का मॉनिटरिंग करती हैं और अपने ड्राइवर्स को कब बुलाना है, इसे तय करती हैं। इस मामले में लगता है नॉरिस ने लंबे समय तक बाहर रहकर एक अलग रणनीति की कोशिश की, लेकिन अंततः पिट करना पड़ा, जिससे प्रमुखता फिर से वेरस्टापेन को सौंपी गई। नॉरिस ट्रैक पर वापस लौटते ही अलोंसो और पेरेस के बीच अंतिम पोडियम स्थान के लिए जंग तेज हो गई। कई चक्रों तक पेरेस अलोंसो के DRS दायरे के अंदर थे, लेकिन अलोंसो ने अपनी गति को बनाए रखकर पेरेस को ओवरटेक करने से रोक दिया। तीसरे स्थान के लिए जंग जारी रहती हुई पेरेस को अलोंसो के साथ अंतर को कम करने में संघर्ष करने की जरूरत थी। वहीं अलोंसो ने पेरेस को रोकने के लिए कुछ चतुर रणनीतियां अपनाई। वह कोनों में अपनी रेसिंग लाइन को बदलते रहे, जिससे पेरेस के सामने की नाक पर उथल-पुथल मची और उसकी ओवरटेक करने की क्षमता पर असर पड़ा। Apologies for any confusion caused. In this context, turbulence refers to the disturbance or disruption caused by the change in racing line. It implies that Alonso's strategic maneuvering created an unsettled airflow around Perez's car, affecting its stability and potentially making it more difficult for Perez to overtake. क्षेत्र में उथल-पुथल उस गतिविधि को संदर्भित करता है जिसे आगे की कार द्वारा उत्पन्न गतिविधि के द्वारा विक्षोभित हवा कहा जाता है। इससे पीछे की कार को ग्रिप बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर कोनों के माध्यम से। अलोंसो ने तय समय पर पेरेस के ओवरटेक करने को कठिन बनाने के लिए तकनीकी रूप से उथल-पुथल उत्पन्न की थी। अलोंसो की रणनीतियों के बावजूद पेरेस ने उन्हें पराजित कर दिया और अंतिम 3 दौरों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। हालांकि अलोंसो लड़ाई नहीं छोड़ रहे थे। अंतिम दौर में वह तीसरे कोने से एक टाइट लाइन लेते हुए DRS को सक्रिय करते हुए पेरेस को छोड़ते हुए और तीसरे स्थान को फिर से हासिल कर लिया। यह एक शतरंज मैच की तरह लग रहा है और न कि एक कार रेस। आप गलत नहीं हैं। फॉर्मूला 1 में बहुत सारी रणनीति शामिल होती है। यह सिर्फ उसकी नहीं है जिसकी कार सबसे तेज है। जब यह सब हो रहा था, वेरस्टापेन अपना अंतिम दौर पूरा कर रहे थे। उन्होंने एक और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने लैप 7 पर हुए उनके पहले टकराव के बाद नॉरिस को गैप को बंद करने की अनुमति नहीं दी। वेरस्टापेन ने चेकर्ड ध्वज को बार बार लिया, जो सबसे अधिक शासकीय सीजन के रूप में फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने कभी अनुभव किया है, जब उन्होंने 20-20-3 को मजबूत किया। रेस को समाप्त करते हुए नॉरिस ने सम्माननीय दूसरी जगह सुनिश्चित की, वेरस्टापेन के पीछे 8 सेकंड के अंतर से समाप्त होते हुए। असली नेल बाइटर तीसरे स्थान की लड़ाई थी, जो सीधे तार तक जाती थी। तो तीसरे स्थान पर कौन आखिरी में रहा? अलोंसो पेरेस के ऊपर फिर से आगे बढ़ गए, लेकिन समाप्ति रेखा थोड़ी देर से पहुंची। केवल आधे 10वीं सेकंड का अंतर होने के बावजूद अलोंसो ने तीसरी जगह ली, अपने पूरी टीम के प्रयासों को समर्पित करते हुए। यह पेरेस के लिए कठिन था, जो मोन्जा के बाद अपनी पहली पोडियम से छूट गए, हालांकि बालों के बारीकी से।
हमारे रेस विजेता के बारे में बात करें, वेरस्टापेन को सूचित किया गया कि उन्होंने अल्बर्टो अस्कारी के 1952 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह जीत उनकी 17वीं जीत है और उनके नाम एक और रिकॉर्ड को चिह्नित करती है। लगता है बहुत ही धूमधाम से जश्न मनाया गया होगा। वास्तव में वहां बहुत ही खुशमिजाज माहौल था जब टॉम जोन्स का ग्रीन ग्रास ऑफ होम वर्स्टापेन के ईयरपीस के माध्यम से गूंज रहा था, जिसने उन्हें एक मजेदार हंसी और गाने के साथ जवाब दिया। चारों टॉप पार्टी वातावरण के अलावा स्ट्रोल 5वें स्थान पर आए, जिसे साइंस ने 6ठे स्थान पर और गास्ली ने 7वें स्थान पर फॉलो किया। हैमिल्टन, जिसे मुश्किल रेस थी, 8वें स्थान पर आए, यूकी त्सुनोडा और एस्टेबान ओकॉन के आगे, जो 10वें स्थान पर आखिरी पॉइंट सुरक्षित कर लिया। वाह, यह कितनी रोमांचक, भावनात्मक और रिकॉर्ड तोड़ने वाली प्रदर्शनों से भरी रेस थी। यह सचमुच वह उत्साह को प्रतिष्ठित करती है जो फॉर्मूला 1 है। आपकी क्या राय है प्रिय श्रोतागण? अपने विचार साझा करें और अगर आप सुन रहे सामग्री से आनंद ले रहे हैं तो पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है ना? आगे बढ़े और देखें कि हम इस रोचक दुनिया के बारे में और क्या खोज सकते हैं। बने रहें। एक बार फिर यह एक ऐसा रेस वीकेंड था जहां वर्स्टापेन अजेय दिखाई दिया। नॉरिस, जो रेस के दौरान अपनी चुनौती को बनाए रखने में सफल नहीं रहे, अपने परिणाम से संतुष्ट थे और इसे मैक्लारेन के लिए सर्वश्रेष्ठ संभावित परिणाम के रूप में देख रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी उत्साहित दिखाई दिया ना? बिल्कुल सही। नॉरिस ने मैक्लारेन के की गई प्रगति से अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने इसका उल्लेख किया कि जब से उन्होंने ऑस्ट्रिया में अपग्रेड लाया है, वे ग्रिड पर दूसरे सबसे अधिक स्कोर करने वाले ड्राइवर बने हैं, जो कि रेड बुल जैसे टीमों के खिलाफ खड़े होने के मामले में एक छोटी सी उपलब्धि नहीं है। जबकि वर्स्टापेन अपने अद्वितीय ट्रैक रिकॉर्ड में और नए रिकॉर्ड जोड़ते रहे, वह नम्र रहे और अपनी सफलता को खुद, कार और टीम के बीच सिनर्जी का श्रेय दिया। उन्होंने साझा किया कि जब सब कुछ अच्छे से काम करता है, तब इस तरह की मौसम संभव होते हैं। लेकिन उनके लिए सब कुछ का आनंद लेना और हर अवसर का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना है। और इस तरह के एक मौसम के साथ हम केवल कलेक्टर के लिए क्या रखा गया है वही सोच सकते हैं, जो अंतिम 2 राउंड के लिए है। वास्तव में आने वाले हैं और अभी तक विजयों के लिए ही नहीं, बल्कि शायद वर्स्टापेन से और उत्सवपूर्ण गानों के लिए भी अधिक अवसर हैं। इस ऐतिहासिक फॉर्मूला 1 सीजन के एक रोमांचक निष्कर्ष के लिए मंच तैयार है। हमारे अगले एपिसोड में हम इस रोमांचक यात्रा का पीछा करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। विलियम, क्या आप फॉर्मूला 1 की दुनिया के बारे में इंटरनेट पर क्या कहा जा रहा है उसे देखने के लिए रुचि रखेंगे? बिल्कुल एंजो, चलिए देखते हैं। यहाँ एक दिलचस्प पोस्ट है यूजर इनविक्टा की। उन्होंने कहा है, उद्धरण करते हैं, हैमिल्टन रेड बुल इतने दूर हैं कि वे अगले कुछ सालों तक आगे रहेंगे। अध्यवस्था। हाँ, यह काफी दावा है। वास्तव में, और उस पर प्रतिक्रिया में काफी बहस हो रही है। यहाँ यूजर पीएम मी योरिक का एक टिप्पणी है। उन्होंने कहा है, उद्धरण करते हैं, रेड बुल शायद 2 ही रेस के बाद से 2024 कार का विकास कर रही है, जिससे वे ग्रिड के कितने ही आगे थे हैं। अध्यवस्था। यह शायद इस मौसम में उनके प्रदर्शन का कारण बता सकता है। बिल्कुल सही। और फिर हमारे पास यूजर नामक एनजीवो द्वारा एक सुझाव है कि रेड बुल शायद सैंडबैगिंग कर रही हो, हर हफ्ते अपने इंजन को 99% पर चला रही हो। यूजर सॉल्टी 111 ने जोड़ा है, उद्धरण करते हैं, खुदा की कसम इंजन फ्रीज। फेरारी को एक इंजन पकाने दो। अध्यवस्था। हाँ, ऐसा लगता है कि सॉल्टी 111 को स्थिति से थोड़ा ताल्लुक रखने में नामुमकिन है। वास्तव में एंजो, उस टिप्पणी के प्रतिक्रियाएं काफी मनोरंजक हैं।
यूजर फेरारी के रेस स्ट्रैटेजी और टायर से लेकर उनके ड्राइवर की भावनाओं तक सब कुछ पका रहे हैं। यूजर अरामिस फॉर ने तो यह भी कहा है, उद्धरण करते हैं, पूरे दमदार 5 कोर्स मेनू पका रहे हैं। बिल्कुल, हंसी के लिए हमेशा जगह होती है ना? क्या आपकी ध्यान में कुछ और भी है, विलियम? हाँ, पेरेज के प्रदर्शन के बारे में थोड़ा विवाद है। यूजर TLGB.E का कहना है कि पेरेज ने अंतिम कोने में गड़बड़ी नहीं की थी, बल्कि वहां से अलोंसो ने एक अजीब लाइन ली थी। यूजर हैंसमैन इससे असहमत हैं, कहते हैं कि एक अच्छा ड्राइवर समायोजित होता है और पेरेज ने लगभग 10 दौरों के लिए समायोजन नहीं किया। दिलचस्प टिप्पणियां हैं वास्तव में। यह दिखाता है कि प्रशंसक कितने समर्पित और ज्ञानी होते हैं। वे सचमुच पटरी पर हर कदम को पढ़ते हैं ना? बिल्कुल एंजो। स्पष्ट है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कभी भी रुचिकर चर्चाओं और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों की कमी नहीं होती है। अच्छा, इस F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। आप सभी के साथ नवीनतम फॉर्मूला 1 रेस का विश्लेषण करना बहुत आनंददायक रहा है। हमें सपोर्ट करने के लिए सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें, ताकि हमारे एपिसोड्स के बारे में अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमारे पॉडकास्ट को सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रशंसकों के साथ साझा करें, शायद एक कप चाय या एक पिंट के साथ। यदि आपको हमारी मजाकिया बातचीत और विश्लेषण पसंद आया है, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। आपकी प्रतिक्रिया हमें उच्च गुणवत्ता की सामग्री प्रदान करने में मदद करती है। बिल्कुल, और याद रखें, हम यहाँ रोजाना हैं। आपको फॉर्मूला 1 की तेजी से बदलती दुनिया से नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं। और मुझ पर भरोसा करें, आप आने वाले कुछ भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। एक बार फिर आपके समय और समर्थन के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ वापस देखने के लिए उत्सुक हैं। और याद रखें, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री पूरी चांदी है। अगली बार तक चीरियो।